वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान बोर्ड का मेन पेपर करेंगे 2014 का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014, ठीक है, और वही 56 नंबर का पेपर है। हम सॉल्व करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, कार्बन रजिस्टर, इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहते चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता। If magnetic monopoles would have existed, how would the Gauss law of magnetism be modified? तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, B डॉट डी एस का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट क्यू एम, बस ये लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है यानी जो फॉर्मूला है ये फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट से लिया गया है। यहाँ पर क्यू एम है पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव प्राबल्यता। ठीक, नेक्स्ट, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण हो गया सोडियम, सिंपल सा, और ये 2020 के बाद वाले पेपर्स में भी आया है। 2020 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप 2020 के बाद के हैं, ठीक है, तो उससे पहले का पेपर चल रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि यार वो नहीं आएगा, बुक तो होगी। खैर, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वह चुंबकीय पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। Those magnetic materials when they are placed in external magnetic field they get feebly magnetized in the direction of external magnetic field, उसे हम कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी देखिएगा, निम्न चित्र में दो कुंडली AB और CD के बीच एक क्षण चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस दिशा में किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त होगी? बाईं ओर यानी कि यहाँ से। बीच में आप देखिएगा, a bar magnet NS is moved in the direction indicated by an arrow between two coils AB and CD as shown in the figure in which coil the direction of current will look like the anti-clockwise, है ना। हिंदी में कह रहे हैं वामावर्त और अंग्रेजी में कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज ही फॉलो करते हैं। तो आपको यहाँ पर बात समझनी, जब आप इस साइड से देख रहे हैं, when you are seeing from this side, when you are observing from this side, तो ये वाला आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसको ऐसे समझिए आप। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये वाला फेस नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये फेस नजर नहीं आ रहा, ना ये आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सी है, ए का तो ये हो गया, और सी का जो है, सी का ये वाला फेस नजर आ रहा है, लेकिन ये डी वाला फेस नजर हमें नहीं आ रहा है। अब जैसे ही ये बार मैग्नेट जो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो जैसे इधर जाएगी तो यहाँ पर एस पोल बनेगा, क्योंकि अपोजिट बनेगा। यहाँ एस इसके पास जाएगा तो यहाँ पर एस पोल बनेगा, ठीक है। यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ साउथ बन रहा है, तो यहाँ पर फिर नॉर्थ पोल बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो पोल दूर जाता है उसका अपोजिट पोल बनता है, जो पोल पास आता है उसका सेम पोल बनता है। अब देखो, जो एन पोल है हमारे पास, एन पोल, ये एन पोल है, एन पोल है, तो करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से फ्लो होगा। तो हम इसको इस तरीके से शो कर देंगे, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो होता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो क्लॉकवाइज है, तो इस वाले में तो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो करंट फ्लो होगा इस वाले फेस में, क्योंकि साउथ पोल बन रहा है, साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस तरीके से जाएगा, ठीक है भाई। तो ये यहां से ऊपर आएगा और यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से होते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है यहां पर, तो हम कहेंगे सीडी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट, एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितीय समीकरण लिखिए। 4 समीकरण है, 4 इक्वेशन है इसकी मैक्सवेल की, तो उनमें से ये अपने पास चौथी इक्वेशन है और बहुत सिंपल सी है। आप देखिएगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आप चाहे तो म्यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डजंट मैटर। तो अपने पास है IC जो कि कंडक्शन करंट है, यानी कि चालन धारा, और ये अपने पास है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt जो कि विस्थापन धारा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सिलेबस में नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने पास 10th चैप्टर से है, कई बार आता है वेव फ्रंट की डेफिनेशन। So how will you define wavefront? Wavefront define कैसे करेंगे? A locus of those points which vibrate in same phase because they are at the same distance from the source of disturbance,
और शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, उसे भी हम वेव फ्रंट कहते हैं। हिंदी में क्या है, एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का या बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, एक ही कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। और वो एक ही कला में क्यों कंपन करते हैं, क्योंकि वो जो विक्षोभ केंद्र है उससे समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो आप देखिएगा, आपको यहाँ पर उन्होंने मास दे रखा है और आपको स्पीड दे रखी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। ये देखिए मास दे रखा है और ये आपको स्पीड दे रखी है। तो भाई लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन mv। तो h की जगह लिख देंगे 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और m की जगह लिख देंगे हम 0.12 और हमारे पास ये है 20। ठीक है साहब, तो मैं इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा। 1 नंबर का सवाल है। इस तरह के सवाल आपको 2020 के बाद में दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो धातु की प्लेटें हैं P और Q के लिए अंतर विभव V0 और आवृत्ति के बीच वक्र दिशा है। उनकी धातु की दहली तरंग दैर्ध्य और कार्यफलन अधिक होगा। The graph between the stopping potential V0 and frequency nu for two different metal plates P and Q are shown in the figure. Which of the metals has greater threshold wavelength and work function? अब यहाँ पर देखिएगा, ये पहला मेटल है, ये दूसरा मेटल है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये एक्चुअल में इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है P की, वो छोटी है Q की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी कि Q की दहली आवृत्ति से कम है। हम जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दहली आवृत्ति के, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी W0 बराबर h0 होता है। तो क्लियर आंसर आ गया। इसकी जो दहली आवृत्ति है वो ज्यादा है, तो WQ का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा होगा P के कंपैरिजन में, यानी कि Q के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी P के कंपैरिजन में। फिर आपसे क्या कह रहा है कि आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये कम है, ये कम है, तो फिर इसकी P की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी Q की वेवलेंथ से, दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सिलेबस में नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। कोई दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 14 चैप्टर में। देखिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कोई दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पर। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो एक तो अपने पास है एंथ्रासीन और दूसरी, ये कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगा के, दूसरी है डोप्ड थालोसियानीज। पी से शुरू होगी इसकी स्पेलिंग, थालोसियानीज। हिंदी में भी ये रहेगा, इंग्लिश में भी ये। ठीक है भाई, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, एक ही बात। क्वेश्चन नंबर 12 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपकी किताब का सवाल है, चैप्टर नंबर 2 का, और बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि अपने पास दो चार्ज हैं और उनको मिलाने वाली जो लाइन है, मतलब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, उनको मिलाने में लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, वो आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया 5 इंटू 10 की पावर -8 और यहाँ ले लिया हमने -3 इंटू 10 की पावर -8 और ये डिस्टेंस हमने r कंसीडर कर लिए जो कि 16 सेंटीमीटर है और हमने 5 से, ये जो 5 है इससे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p ले लिया है, तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास r - x। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस पॉइंट p पर पोटेंशियल 0 है। तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल तो यहाँ पर दो है, एक A की वजह से और एक B की वजह से, यानी इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास हो जाएगा V बराबर -VB। अब ये दोनों सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है KQ, तो Q अपने पास हो गया 10 की पावर -8, डिस्टेंस हो गया x, और ये अपने पास हो गया K इंटू -3 इंटू 10 की पावर -8 इज डिवाइडेड बाय r - x। तो r अपने पास 16 - x। ठीक है, आप 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 यहाँ लगाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। k से k कैंसिल, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 कैंसिल,
और यहाँ एक माइनस लग रहा है, देख लीजिएगा माइनस लग रहा है, और एक चार्ज का माइनस लग रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स। नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। 5x उधर भेज दो तो हो जाएगा 8x, कट कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर तो देखो सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा आपको, आप मीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस उन्होंने दी है तो सेंटीमीटर में आप इसको मीटर में लिखेंगे 10 की पावर -1 मीटर। सॉल्व कीजिएगा, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J बराबर सिग्मा ए प्राप्त कीजिए। ऑब्टेन द इक्वेशन J बराबर सिग्मा ए ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, राशन बोर्ड में कई बार आया है। देखो शुरुआत यहीं से करनी है आपको। J बराबर होता है NEVD। अब आप क्या करेंगे, VD को हटाएंगे और VD को हटा के लिख देंगे EE टॉप बाय स्मॉल है। देखिएगा 2 नंबर का सवाल है, कितनी आसान सी डेरिवेशन है। अब स्मॉल ई को स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करा दो। मैं आपको सिर्फ आसान तरीका बताता हूँ। जो ई है, ई को साइड में रख दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ ले लो। एन स्क्वायर टाउ बाई एन। अभी एन स्क्वायर टाउ बाई एन जो है इसको हटा के लिख दो सिग्मा एल। लो जी, डेरिवेशन ही खत्म हो गई, खत्म। बस इतना से लिखना है आपको, यहीं से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। डेरिवेशन करनी है आपको, आसान सी डेरिवेशन है, ध्यान से आप देखिएगा। भाई अगर दोनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है, और करंट फ्लो होगा, ठीक है, सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो अपने पास टोटल पोटेंशियल होगी। एक तो आएगी सेल फर्स्ट पर, एक सेल 2 पर, ठीक है। तो V1 अपने पास हो जाएगा E1 माइनस IR1, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन होता है EMF के साथ, और V2 हो जाएगा E2 माइनस IR2, ठीक है साहब। तो E1 प्लस E2, अरे खत्म हो गया यार, सवाल ही खत्म हो गया। और R1 प्लस R2। अब ये जो V है, इस V को लिख देंगे E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। इसको ऐसे लिख देंगे अपन। क्यों लिख देंगे वैसे? अरे ऐसे अपन सेल जोड़ते रहेंगे तो सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक इक्वलेंट सेल लगा देंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ। तो E इक्वलेंट की जगह है E1 प्लस E2, ठीक है, और इधर कंपेयर करेंगे तो R इक्वलेंट की जगह है R1 प्लस R2। ये लो जी, इक्वेशन आ गई, डेरिवेशन ही खत्म हो गई। सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। फिर आगे देखिए। स्मॉल आर तथा कैपिटल आर त्रिज्याओं की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां समाक्ष रूप में स्थित है। यदि कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। 19 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। चलो बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यू रहिएगा, उसका बचाव पोर्शन बाद में करेंगे अपन, और बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। पिछले वाली वीडियोस भी देखिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई भी चैप्टर आप पढ़ें पेपर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।